देखिए यहाँ पे तो सभ्यता का मतलब होता है जहां पर रेवेन्यू सिस्टम, यानी जहां पर राजस्व स्थापित हो और जहां की अधिकांश जनसंख्या यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो गैर कृषि कार्यों में लगी हो, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। तो ये चीज ध्यान रखना है। किसी भी सिविलाइजेशन की हम जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां की मैक्सिमम जनसंख्या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हो, यानी गैर कृषि कार्य करती हो, वहां पर कृषि कम होती हो, उद्योग और सेवाएं ज्यादा हो, उसको नगर या सभ्यता कहते हैं। और संस्कृति का मतलब है वो है जो मानव अपने जीवन में करता है, और खासकर इसको रूरल से, है ना, जो रूरल से करते हैं, या कह सकते हैं ये एग्रीकल्चर से माना जाता है, और एक उसके जीवन जीने की शैली है, ये जीवन शैली है, यानी लिविंग स्टाइल है, ये लिविंग स्टाइल है। तो बस इतना ही समझना है आपको, सभ्यता और संस्कृति में फर्क क्या है। सभ्यता जो है वो संस्कृति का पार्ट होता है, जो सभ्यता है वो संस्कृति का पार्ट होता है। देखो संस्कृति ये है कि हम शर्ट पहने हुए है ना, ये संस्कृति हमारी है। सभ्यता ये है कि हम गैर कृषि कार्यों में संलग्न हैं, और जो हम लोग ये बहुत छोटा पार्ट होता है सभ्यता का। संस्कृति तो नेचर में हमारे शामिल है, तो बाई बर्थ हमें मिलती है, और सभ्यता सिविलाइजेशन हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। सिविलाइजेशन का मतलब है जहां पर लोग रिजिडनेस को कम फॉलो करते हो, कहते हैं ये सभ्य समाज है। सभ्य समाज का मतलब है इस सोसाइटी में जो गलतियां हैं या जो कह सकते हैं कि रूढ़वादियां हैं वो कम से कम हो, उसको हम सभ्यता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभ्यता कोई बहुत बड़ी बात है ना। जीवन जीना और जीवन सरल तरीके से जीना, है ना, सरल तरीके से जीना, ये चीज है। एक बहुत अच्छे एग्जांपल देते हैं हम लोग कि गिफ्ट देना, ठीक है, जो गिफ्ट देना है, जैसे हम लोगों के शादी होती है तो लड़की यानी जो माँ बाप हैं वो लड़की को कुछ गिफ्ट देते हैं, ठीक, उसको हम लोग दहेज के रूप में या डाउरी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं या समझते हैं। तो ये जो लड़की को गिफ्ट देना या लड़की को उपहार देना, ये एक कल्चर है, ठीक है। अब कल्चर को, ये तो कल्चर हो गया, अगर कल्चर को बहुत ज्यादा किसी को इससे परेशानी होती है तो भी सभ्यता नहीं है। सभ्यता ये है कि गिफ्ट उतना लिया जाए कि बिना मांगे मिले, और गिफ्ट देने वालों को कोई तकलीफ ना हो। दो रास्ते होते हैं, हमने क्या बोला कि जो गिफ्ट है ना, जो गिफ्ट है वो दो रास्ते हैं। एक तो देने वाले ने दिया जो जिससे उन्होंने जैसे अपने घर बेच दिया, है ना, घर बेच दिया या जमीन बेच दी, ये हो गया एक देने का तरीका, ये हो गया। एक गिफ्ट वो है जो अपने क्षमता पे दिया, जो अपने कैपेसिटी पे दिया, है ना, जिस पे देने पे वो खुश है, जिस पे देने पे वो खुश है। तो ये जो रास्ता है ये सिविलाइजेशन की ओर जाता है, और ये सिविलाइज नहीं है। बस सिर्फ फर्क इतना है दोनों में। मतलब दहेज देना या गिफ्ट देना ये हमारी संस्कृति है, और गिफ्ट को जबरदस्ती लेना या गिफ्ट को देने के लिए किसी को परेशान होना पड़े, दुखी होना पड़े, कुछ चीजों को हमें समझौता करना पड़े, तो वो सिविलाइज नहीं होता। और सिविलाइज वो है जो हम काम आसानी से कर सकते हैं, जिसमें देने वाला भी खुश है, लेने वाला भी खुश है, उसको हम सिविलाइज कहते हैं। गिफ्ट का मतलब कभी ये नहीं होता है कि किसी को फोर्स से लिया जाए, कभी नहीं होता है। जब ये फोर्स से नहीं होता है तो वहीं पर सिविलाइज है, जब फोर्सली लिया जाता है तो वहीं पर अनसिविलाइज हो जाता है। बस ये है।
डिपेंड करता है आप लोग कैसे किस एग्जाम्पल से इसको जोड़ पाओगे। अब देखिए, हम लोग जब बात करते हैं वैदिक कल्चर की, वैदिक कल्चर की, वैदिक संस्कृति की, तो ये ध्यान रखना है कि इस वैदिक संस्कृति को पहला तो हम समझेंगे कि इसका टाइम क्या है, या ये है क्या, है ना, ये क्या है। तो ये ऐसी संस्कृति है जिसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। तो पूछेगा व्हाट इज द वैदिक कल्चर, तो कल्चर, द कल्चर यू नो थ्रू द वेदास, एक ऐसी संस्कृति जो हमें वेदों से पता चलती है या वेदों से जानकारी मिलती है, ऐसी संस्कृति हम लोग वैदिक संस्कृति कहते हैं, है ना, वैदिक संस्कृति। तो क्या है, तो वेदों से प्राप्त जानकारी को वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति, सिंपल सी बात है। अब सीधा आता है टाइम पीरियड। टाइम क्या है इसका, देखिए पूरी जो वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड है वो ये है कि 1500 BC टू 500 BC, तो ये टाइम पीरियड है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा ये लोकेशन कहां पर है, लोकेशन है ना, इसकी स्थिति कहां पर है, तो इसकी है स्थिति है नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड गंगा प्लेन, गंगा प्लेन, गंगा प्लेन, गंगा मैदान, है ना। तो उत्तर पश्चिम भारत है, यानी ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है ये, ठीक है, बस ये एरिया है मैप में। ये दर्शन का अपडेट नहीं हुआ इसलिए अब नहीं कनेक्ट हो रहा बार-बार। तो ठीक है, तो आप समझ गए कि सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, वैदिक संस्कृति के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो वैदिक संस्कृति के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है हमें वेदों से। ठीक है, वेदों से। दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन पूछेगा वैदिक संस्कृति कहां तक फैली थी या कहां तक नहीं थी, तो उसमें अब कुछ भी दे सकता है। अब ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में। देखिए कैसे कैसे, पहले तो वो पहला क्वेश्चन वो इस तरह से देगा, ए में दे देगा बिहार, है ना, सी में बी में दे देगा उड़ीसा, और सी में दे देगा वेस्ट बंगाल, और डी में दे देगा यहाँ पर कश्मीर। ठीक है, कश्मीर, इस तरह से। तो समझ पा रहे होंगे कि डी में कह रहे हैं, डी में कश्मीर, इस तरह से। तो कहां पर होगी, एक तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, दूसरा एक क्वेश्चन टाइप का ये हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वैदिक संस्कृति किस नदी के किनारे है, वो क्वेश्चन यहाँ दे सकते हैं नर्मदा, है ना, और क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पर सोन नदी, और क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पर वो सरस्वती या फिर गंगा या यमुना, और फिर हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है महानदी। ठीक है, महानदी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, महानदी। तो नदी से भी क्वेश्चन, महानदी, इस तरह से। ठीक है, और एक चौथा तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, पहला में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना, दूसरा में हो सकता है इसमें ओनली नॉर्थ इंडिया, तीसरा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और चौथा हो सकता है साउथ इंडिया। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, सबका आंसर सेम होगा। ठीक है, सबका आंसर यहाँ पे सेम होगा।
अगर इसको देखेंगे, हमने सिर्फ इस मैप से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं आप समझिए इस चीज को। मैप हमारे यहाँ पर है लोकेशन से, अगर पूछेगा बिहार तो बिहार में भी नहीं है ये, उड़ीसा में भी नहीं है, जम्मू, मैंने क्या बोला नॉर्थ ईस्ट, तो इसका आंसर होगा डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट होगा यहाँ पे नर्मदा सोन यमुना महानदी, तो इसमें नर्मदा भी नहीं है, सोन भी नहीं है, वो केवल यमुना, यमुना एरिया में है ये। तीसरा यहाँ पे है, वो तो क्लियर है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इस तरह से। अब वो क्वेश्चन कैसे बना सकता है डिपेंड करता है उस पर, हर तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था आपका एरिया को लेके क्वेश्चन, जब भी बनेगा इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में। वैदिक कल्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, दो पार्ट में। कभी आपसे पूछेगा कि वैदिक कल्चर को दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, बेस क्या है, तो पहले दो पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें 1500 BC टू 1000 BC, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक, इसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक एरा, इस तरह से कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल। दूसरा इसका है 1000 BC टू 500 BC, इसको कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एरा, यानी उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो दो तरह से हम डिवाइड करते हैं इसको, ऋग्वैदिक पीरियड कैसे लिखेंगे हम, जो भी लिख सकते हैं आप, और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ये दोनों डिवाइड करता है। बस क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों का पर्पस क्या है, मतलब क्या बेस है, क्यों डिवाइड किया गया है, तो वो है कल्चर एंड रिचुअल्स, संस्कृति और सांस्कृतिक क्रिया, कल्चर एंड रिचुअल्स मतलब धर्म। तो ये ध्यान रखना है, दोनों के बेस का जो डिवाइडेशन का आधार है वो है संस्कृति यानी कल्चर, ठीक है। कल्चर दोनों का डिवाइड का बेस है, किस आधार पे किया गया है। अब हम सिर्फ बात कर लेते हैं इस पीरियड के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें की, हमने कहा पहले तो फर्स्ट पॉइंट हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की, हमने कहा कि वैदिक कल्चर है क्या, है ना, क्या है, हमने ये बात की। दूसरी हमने बात की कि टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। और तीसरी हमने बात की कि व्हाट इज द लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या है। फिर हमने बात की कि इसके कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है, तो दो में डिवाइड किया जाता है, 1500 टू 1000 एंड 1000 टू 500। अब सिर्फ हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर। फिर हमने ये भी बताया कि दोनों के डिवाइड करने का बेस क्या, आधार क्या है, किस आधार पे कर सकते हैं। तो अब सीधे सीधे हम आते हैं ऋग्वैदिक पीरियड पे, है ना, ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक एरा या ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है, या ऋग्वैदिक काल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दैट इज 1500 BC टू 1000 BC, समय इसका ये है, ठीक है। अब उसके बाद है इसका जो एरिया है वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये रीजन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो अगर आप मैप ड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ पे छोटा सा मैप बना सकते हैं, तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि वहां पे ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं इस तरह से। तो यही रीजन है इनका, ये रीजन है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ठीक। अब ये तो हो गया आपका टाइम, ये हो गया लोकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके जीवन की, यानी इनके लाइफ की।
जीवन की बात करते हैं। तो जीवन में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि यही वो पीरियड है जहां पर सबसे पहले कोई लिटरेचर लिखा गया। ऋग्वेद वर्ल्ड का पहला लिटरेचर है जिसको हमने पढ़ा है, ओल्डेस्ट लिटरेचर। ठीक है, तो पहली चीज है ये वो पीरियड है जहां पर ओल्डेस्ट लिटरेचर लिखा गया, दैट नेम इज ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेदा, सबसे पहला लिटरेचर लिखा गया ऋग्वेद, इस पीरियड में हमें मिलता है। अब ऋग्वेद की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो है वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। तो ये ध्यान रखना है कि लाइफ में पहला पॉइंट लिखा है ओल्डेस्ट लिटरेचर, सबसे पुराना साहित्य लिखा गया है या सबसे ओल्डेस्ट बुक लिखी गई है, दैट नेम इज ऋग्वेद। केवल और केवल इस पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया है, और किस भाषा में लिखा गया है वो है लैंग्वेज वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति। अब ऋग्वेद के बारे में ही कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए ऋग्वेद, फिर हम आगे बात करेंगे ऋग्वेदा। तो सबसे पहली बात है ये फर्स्ट टेक्स्ट है, ये दुनिया का पहला टेक्स्ट बुक है, ये पहली टेक्स्ट बुक है दुनिया की, सबसे पहली ये बुक है। ठीक है, और ये 10 मंडल में लिखी गई, यानी 10 चैप्टर है इसमें। तो लैंग्वेज आपको पता है किसमें लिखी गई है, वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, संस्कृति, वैदिक संस्कृति। उसके बाद है इसमें 10 मंडल हैं, मंडल मतलब चैप्टर, इसमें 10 मंडल हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 चीजें, एक तो पहला है कि इसमें गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, ठीक है, इसी में लिखा गया है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये है कि इसको लिखा है विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। ठीक है, विश्वामित्र ने इसको लिखा है। और ये किसको डेडिकेट किया गया है, सूर्य देवता को। सन नहीं लिखना है, सूर्य, यानी सूर्य को कहा जाता है सविता, सविता। तो ये सविता यानी सूर्य को लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र भी इसी में है और ऋग्वेद में, और ये विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। और किसको डेडिकेट किया गया है, सूर्य को, जो सूर्य भगवान है उनके लिए डेडिकेट किया गया है। ठीक है, उनके लिए डेडिकेट किया गया है। तो ऋग्वेद की हमने बात की। ऋग्वेद में इनके जो 9th चैप्टर है या जो 9वां मंडल है, ठीक है, 9th चैप्टर, क्योंकि 10 है ना इसमें मंडल। तो पहला तो ये हो गया कि फर्स्ट मंडल में इसमें ये है। 9th मंडल में सोमरस के बारे में बात की गई है, सोमरस। ठीक है, सोमरस। तो सोमरस क्या है, तो कभी ये पूछ सकता है कि सोमरस के बारे में किसने बात की है। तो सोमरस इज ए ड्रिंक, है ना, ये एक नशीला ड्रिंक है, जैसे हम लोग आजकल वाइन यूज करते हैं। तो ये ड्रिंक है। तो कई बार पूछा कि किस मंडल में, तो वो 9th में ड्रिंक। ठीक है, अब 10th मंडल आता है, 10th मंडल में बात की गई है वर्ना सिस्टम की, वर्ना सिस्टम। ठीक, वर्ना सिस्टम की। वर्ना सिस्टम जो है इस समय वो आधारित है वेस ऑन वर्क, वेस ऑन वर्क यानी कर्म पर आधारित है। ये ध्यान रखना है, कर्म पर आधारित इस समय। कर्म पर आधारित का मतलब है जो लोग पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ करते हैं वो ब्राह्मण होंगे, जो लोगों की रक्षा करेंगे वो क्षत्रिय होंगे,
जो कृषि करेंगे वो वैश्य होंगे और जो सेवा करेंगे वो शूद्र होंगे। ये वायु वर्क है, कार्य पर आधारित है। यानी इसमें ये नहीं है कि अगर एक क्षत्रिय तो उसका बेटा क्षत्रिय होगा, यानी एक ब्राह्मण के घर में ये तीनों लोग हो सकते हैं, एक परिवार में ये चारों लोग हो सकते हैं। बेटा उसका क्षत्रिय हो सकता है, ठीक है, और उसका भतीजा शूद्र हो सकता है, उसका चाचा कुछ और, मतलब पूरे परिवार में। जैसे अभी हम कहते हैं ना, अभी है ना कि कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस है, कोई टीचर है ना, कोई प्लेयर है, तो कैसे है? ये बाई वर्क तो नहीं है ना, बाई फंक्शन है, बाई वर्क है। तो जो वर्क जैसा काम करेगा वैसा होगा, ठीक। तो ये सब है ऋग्वेदा के बारे में। तो ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक है और ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। 10 मंडल है इसमें, और गायत्री मंत्र यहाँ पे लिखा गया है, विश्वामित्र ने लिखा है, जो सूर्य को डेडिकेटेड है। और ये 90 मंडल में सोम रस का वर्णन है। सोम रस का मतलब ड्रिंक, नशीला पदार्थ, ठीक है। तो ये है। और 10वें मंडल के लास्ट में ध्यान रखना, कभी आपसे पूछेगा कि देयर इज ए क्लियर डिफाइन ऑफ वर्ना सिस्टम इन ऋग्वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड में क्लियर डिफाइन नहीं है, लास्ट में जाके थोड़ा सा मिलता है। तो उन्होंने लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो वर्ण सिस्टम है वो इस आधार पे है कि वर्क जो करेगा वैसा होगा, ठीक। अब बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को ऋग्वेद में? नो सर। तो ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ऋग्वेद की। तो जब हम ऋग्वेद में जीवन की बात कर रहे थे ना, लाइफ की बात कर रहे थे, लाइफ में हमने पहला पॉइंट लिया था ऋग्वेद। तो इसकी हमने बात कर ली पूरी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें लिख सकते हो, समझ सकते हो, क्वेश्चन आएगा बता सकते हो। और इसमें महिलाओं की दशा क्या थी? महिलाओं की दशा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक था, यहाँ पर नॉर्मल है। अभी वही हम बात करेंगे ऋग्वेद में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनकी इकोनॉमी की, है ना। हमने जीवन की बात करी, सिर्फ ऋग्वेद की बात की, अभी हम करेंगे समाज कैसा है, संस्कृति कैसी, वो सारी बात करेंगे। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी है यहाँ की सोसाइटी कैसी है ना, सारी बात होगी। सोसाइटी कैसी है और यहाँ का कल्चर क्या है ना, कल्चर क्या है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है जो इकोनॉमी है, जो उनकी जीवन शैली है इकोनॉमी में, वो केवल ये लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, मतलब ये केवल पशुपालन करते हैं, कृषि नहीं करते, बहुत कम, इन द रेयर केस कृषि एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर को बहुत कम जानते हैं मगर बहुत कम जानते हैं। तो जो मेनली एग्रीकल्चर क्या है इसमें, वो है एनिमल, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन। पशुपालन इनका मुख्य पेशा है, ठीक है, मुख्य पेशा है पशुपालन, मुख्य कार्य है। तो बाकी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर कोई जो ट्रेड है वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रेड का, कोई कॉन्सेप्ट ट्रेड का नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर टैक्स का नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ टैक्स का नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी में। तो आप समझ गए, इकोनॉमी में एनिमल हस्बेंड्री है, कोई व्यापार नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। दे लिव एज ए ट्राइबल ग्रुप, वो ट्राइबल ग्रुप पे रहते हैं। अब हम सीधे आते हैं सोसाइटी पे, ठीक है, इतना लिख लिया होगा आपने ट्रेड, और ये सोसाइटी की बात करते हैं। दे लिव एज ए ट्राइबल ग्रुप, यानी वो जनजातीय समूह के रूप में रहते हैं। जैसे जो ट्राइबल है ना, जनजाति लोग हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, तो इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, ठीक है, ये लोग परमानेंट नहीं है, ठीक है, हाँ। तो ये कोई नॉन परमानेंट है, नॉन परमानेंट है, कोई परमानेंट ये लोग नहीं है, पहली बात। और
ये लोग कुल के रूप में रहते हैं, कुल, फैमिली, ठीक है, कुल के रूप में डिवाइड है, यानी फैमिली में डिवाइड है सोसाइटी में। यहां पर जो सोसाइटी का जो हेड है, सोसाइटी का जो हेड है वो फादर है, बट सोसाइटी प्रॉपर्टी में राइट सेम है, मेल और फीमेल दोनों हैं, लेकिन ज्यादा काम मेल करता है क्योंकि उसको एनिमल के साथ बाहर भी जाना होता है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है, ठीक है, भेदभाव नहीं है किसी तरह का। ऐसा यहाँ पे वर्णा सिस्टम में भेदभाव नहीं है, वर्णा सिस्टम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, और यहाँ पे जेंडर भी नहीं है, यानी यहाँ पे लैंगिक विषमता भी नहीं, जैसे उत्तर वैदिक काल में हुई है, भाई स्त्री को कम माना है, पुरुषों को ज्यादा माना, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर हैं, स्त्री और पुरुष, और यहाँ पे कोई वर्णा सिस्टम विभाजन नहीं है, बहुत बड़े लेवल, भाई तुम अछूत हो, तुम ये हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद है कुल, ये फैमिली के रूप में रहते हैं, ठीक। तो ये इनकी समाज हो गया कि ट्राइबल ग्रुप में रहते हैं, और ये कोई स्थायी जीवन नहीं जीते, एक कुल के रूप में रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं, ठीक है। कुल का जो मुखिया है वो कुलपति कहलाता है, और ये नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है, ना सामाजिक रूप पे ना ही लैंगिक रूप पे किसी तरह का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कल्चर की, संस्कृति की, ठीक है, संस्कृति की बस यही समझ लेना है कि इसमें ये लोग लिव विद नेचर, यानी ये प्रकृति की पूजा करते हैं बस। यहाँ पर कोई भी बहुत ज्यादा गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादातर। यहाँ जो प्रमुख देवता हैं, जो गॉड हैं इस समय के, वो हैं अग्नि और पवन, ये अग्नि और सूर्य। अग्नि यहाँ का प्रमुख देवता है, अग्नि और सूर्य, दो यहाँ पे देवता हैं। तो ये मतलब यज्ञ भी करते हैं तो बहुत कम है, यज्ञ बहुत, इनकी जो रिचुअल्स हैं वो ज्यादातर प्राकृतिक हैं, यानी पेड़ों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, ये जब बादल गरजता है तो उससे डर जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सूर्य सुबह सुबह निकलता है तो सूर्य की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। तो ये इनके मेन है। और जो इनकी जो वर्शिप है, जो पूजा है, दैट इज नॉट फॉर द नेक्स्ट लाइफ या नेक्स्ट प्रॉस्पेरिटी। इनकी जो पूजा है वो केवल इनके जानवरों के लिए होती है, मतलब इनका पूजा का मतलब है कि दो ही वजह से वो करते हैं कि जो हमारे जानवर हैं, उनके जो जानवर हैं वो सुरक्षित रहे, और जानवरों के लिए जो चारा है, जो खाना है जानवरों का, वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहे। और तीसरा वो वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, मतलब बेटे की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। वो सेकंड बहुत लास्ट में जाता है, लेकिन मेजर यही है कि बारिश हो ताकि घास उगे, और घास उगे तब जानवर होंगे, और जानवरों से ही वो पूरा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनकी जो पूजा है ऋग्वैदिक काल में, वो ऐसा नहीं है कि हमें पूर्व जन्म में ये होगा, कि हमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो पूजा है वो इसी लोक के लिए है ना, इसी लोक के लिए। इंद्र भी यहाँ पे, और एक देवता यहाँ पे इंद्र भी है, इंद्र भी यहाँ के देवता हैं, जो वर्षा के देवता हैं, इंद्र की पूजा भी करते हैं। आज भी हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने, कि जब इंडिया में बारिश नहीं होती है, इंडिया की बात करेंगे, तो लोग जाके हवन पूजा करते हैं। मतलब अगर मानसून के मौसम में अगर कभी 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का गैप हो जाता है, तो लोग हवन पूजा करना शुरू कर देते हैं, इंद्र देवता को मनाएंगे तो बारिश होगी। तो बस ये ध्यान रखना, इनका जो संस्कृति है वो नेचर के साथ रहते हैं, और जो गॉड है वो अग्नि है, सूर्य है, इंद्र है। इनकी वो पूजा कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं करते, ठीक है, कोई पावरफुल नहीं दिखाते खुद को, बस वो चाहते हैं कि ये अग्नि है
और सूर्य है और इंद्र है, ये हमारे जानवरों की रक्षा करें और इनके लिए भोजन की मात्रा को बनाए रखें, बारिश हो, इससे भोजन मिले जानवरों को, और यही हमारी प्रॉस्पेरिटी है। उनके झगड़े भी जानवरों के लिए होते हैं, उनके झगड़े भी जानवरों के। एक आपने सुना होगा 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य वॉर, तो उसी में है वो 10 राज्य भी जानवरों के लिए। तो ये था इस पे सोसाइटी वैदिक। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट ये हैं कि ये लोग खासकर वैदिक काल के लोग सॉल्ट और फिश दो चीज नहीं खाते थे, इनका इस्तेमाल वो नहीं करते थे, नमक और मछली का। एक बार पीसीएस में पूछा था कि वो मछली और नमक दो चीजें उन्हें पता नहीं थी, क्योंकि वेद में इनका जिक्र नहीं है मछली का और नमक का। तो उसका क्या रीजन हो सकता है मछली और नमक का? बता सकते हैं? उनको नहीं जानते थे वो। देखो सर वहां पे सॉल्ट डेवलप नहीं हुआ होगा क्योंकि उनको पता ही नहीं थी वो तो। और मछली शायद वो शाकाहारी। नहीं, शाकाहारी तो नहीं थे, गाय खाते थे, गौहंता थे। देखिए नमक के ना होने का रीजन ये कि ये समंदर से काफी दूर थे, पहला रीजन, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास थे, तो नमक नदी में नहीं मिलता है, पहली चीज। और जो नमक की झील है, सांबर झील, वो राजस्थान में है, और ये लोग आए थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी में, राजस्थान की तरफ गए नहीं। तो पहली बात है कि जो सोर्स ऑफ सॉल्ट है वो इनसे बहुत दूर है, इसे उनको पता नहीं। दूसरी चीज मछली की बात है, तो मछली ये लोग इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि इनके पास ना तो कपड़ा था कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, और ना ही लोहा था। मछली किससे पकड़ेंगे, मारेंगे किससे? तो मछली का जो कांटा होता है मारने वाला, वो लोहे का बना होता है, और ये लोग लोहे का यूज तो जानते नहीं है, आयरन का यूज ये लोग नहीं जानते थे। आयरन आया है बहुत बाद के नॉर्थ इंडिया में, 600-500 के आसपास में। तो आयरन के नॉलेज ना होने की वजह से ये लोग कृषि भी काम कर पाए और ये लोग फिशिंग भी नहीं कर पाए। आयरन रहेगा तब तो कांटा बनाएंगे, है ना? क्यों? हाँ गुड्डू, कांटा से मछली मारी जाती है ना, तब ठीक है। यस सर, राइट सर। हाँ राइट सर, कांटा से मछली मारी जाती है। तो लोहा, और लोहा ना होने की वजह से ये सब चीजें थी, और बहुत सारी बातें आप जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लोहा ना होने की वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फॉरेस्ट क्लीन नहीं कर पाए, और आयरन ना होने की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर नहीं हो पाए, क्योंकि फिश बहुत ज्यादा वो बड़े जानवरों को भी नहीं मार सकते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो लोग वेज, ऐसा नहीं था, नॉन वेज नहीं थे, और वो लोग थे क्योंकि जो नॉनवेज है वो किसी स्पेशल ओकेजन पे खाते थे, किसी स्पेशल ओकेजन पे। जैसे इनके यहाँ कोई गेस्ट आता था, तो अतिथि आता था, उसको एक वर्ड यूज किया इन्होंने, गौहंता। ठीक है, गौहंता, तो गौहंता वर्ड यूज किया है। तो जो कोई गेस्ट आता था तब ये लोग उसका इस्तेमाल करते थे, खाते थे, खिलाते थे उसको। ये है। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको कि दो चीजें हैं कि जो वैदिक कल्चर है, ठीक है, वैदिक कल्चर या जो वैदिक लोग हैं वो मतलब उनका जो बेस था वो शाकाहार मांसाहार पे कभी नहीं था। पहली बात, शाकाहार मांसाहार पे कभी नहीं था। अब ये डिवीजन आया कैसे, उसको समझना है, क्योंकि डिवीजन आया कि जब इन्होंने वर्ण सिस्टम शुरू किया, ध्यान रखना, वर्ण सिस्टम शुरू किया, और वर्ण सिस्टम के बाद इन्होंने कास्टिज्म शुरू किया,
ठीक है, कास्ट शुरू किया, और वर्णा सिस्टम के बाद और कास्टिज्म के बाद ध्यान रखना है, सबसे पहले जो चीजें डेवलप हुई, सबसे पहले दैट वाज गॉड। सबसे पहले गॉड डेवलप किए, भगवान। भगवान मतलब जो लोग ट्राइबल्स कम्युनिटी के थे उनके अपने भगवान थे। मतलब सबसे पहले तंत्र, देखो जब लोग जो वैदिक कल्चर के लोग थे, तथा कथित क्षत्रिय ब्राह्मण, ये लोग उनको अपने पूजा में शामिल नहीं होने देते थे, उनको अपने मंदिर में नहीं जाने देते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो लोग वर्णा सिस्टम से अलग थे, यानी जो मेन स्ट्रीम से अलग थे, सबसे पहले उन्होंने अपने गॉड डेवलप किए। अब देखोगे उत्तर वैदिक काल में प्रजापति मेन गॉड हो जाते हैं, उसके बाद में बहुत सारे भगवान आते हैं। अभी भी आप देखना, कभी कभी आप इस चीज को गौर करना कि जो ट्राइबल कम्युनिटी एरिया है उसमें लक्ष्मी की पूजा नहीं होती होगी, कभी भी देखना, राम की पूजा नहीं होती। जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, या जिन्हें आप लोग कहते हो कि पहले ये लोग शूद्र हुआ करते थे, उनमें स्पेशली आप देखना, बोलो राम की या कृष्ण की या देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते वो लोग, क्योंकि उनके शुरुआत में यहीं से शुरू हो गया। और फिर ध्यान समझिएगा, फिर ये लोग जो ये लोग जिनको आप बोलते हो शूद्रा, फिर इनके गॉड अपने अलग हुए, और गॉड के बाद इनका कल्चर अलग हो गया। कल्चर के बाद ये लोग नॉनवेज में कन्वर्ट हो गए, नॉनवेज में। ठीक, नॉनवेज से इनको भी प्रॉब्लम नहीं थी कुछ, लेकिन ये लोग इनसे अलग होने के लिए इन्होंने एक बाउंड्री बना ली कि भाई तुम लोग मांसाहारी हो, हम लोग शाकाहारी हैं। तो जो एक लाइन खींचने के लिए चीजें की गई। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें थी। आपने एक चीज देखा होगा कि उत्तर वैदिक काल में लिखा है कि स्पेशली कुछ दिन हैं, मतलब तो ये था। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जब वैदिक कल्चर में उत्तर वैदिक काल में डिवाइडेशन हुआ तो बहुत सारी चीजें आई, और इनमें गॉड में बहुत मल्टीपल जनरेशन हुआ, बहुत सारे नए भगवानों की पूजा शुरुआत हुई, बहुत सारे देवता हैं और अपने देवता बना लिए इन्होंने, है ना, अपने देवता तंत्र मंत्र वाले। तो ये था। फिर हमने कहा कि जो वेज और नॉन वेज वाला कॉन्सेप्ट आया है वो सिर्फ इसलिए आया है कि जो वैदिक कल्चर से जुड़े हुए थे, जो अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण और क्षत्रिय बोलते थे, वो बोलते नहीं तुम लोग तो मांसाहार खाते हो, तो वो एक, और इन्हें मांसाहार से परहेज था ऐसा नहीं था। इसका एग्जाम्पल वैदिक काल में मिलता है ऋग्वेद में कि वो लोग खुद गाय खाते थे। ठीक है, तो वो डिवीजन के लिए किया गया। फिर मतलब किसी तरह से आपके सोसाइटी में एक लाइन खींचने का काम था, ये वेज और नॉन वेज, मांसाहार और शाकाहार, एक लाइन, एक बाउंड्री बना दी गई, देखो भाई तुम ये हो। और उसके बाद आप लोग देख, जो भी चीज बोलना है उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास इंटरव्यू में। फिर उत्तर वैदिक काल में आए तो एक चीज और डेवलप कर दी गई कि आप लोग खा सकते हो, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपको नहीं खाना है। मंगल है ना, बहुत दिन भी ऐसे माने गए, मंगल है, कुछ दिन डिसाइड किए गए, कुछ महीना डिसाइड किए गए। मतलब मंगल डिसाइड करना या कोई दिन डिसाइड करना या कोई मंथ डिसाइड करना, इसका पर्पज कोई ऑफिशियली नहीं था। पर्पज ये था कि केवल उनमें एक बाउंड्री खींचनी थी, ठीक है, और बस ये था, और कुछ भी नहीं। और जो समझदार लोग हैं वो मंगल अंगल नहीं मानते, रोज खाने वाले खाते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, और आप बता तभी पाओगे जब चीजों का आपको क्लियर पता होगा। जैसे ये जो शाकाहारी वाली बात थी, मांसाहारी वाली बात थी, अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया सोसाइटी, और फिर दूसरी चीज थी यहाँ पे कल्चर। कल्चर में बस एक ही ध्यान रखना है, यहाँ पे हर तरफ समानता है, हर तरफ समानता है, कोई बहुत ज्यादा असमानता नहीं है। केवल वर्णा सिस्टम शुरू किया गया है, वो तो अच्छा भी है, गलत नहीं है,
क्योंकि जो काम करेगा उसको उतना ही वेतन, वो तो आज भी मिलता है। आज भी एक चपरासी का वेतन और एक आईएएस का वेतन अलग अलग तो है, पहले भी था, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप कैसे एक चपरासी को वेतन आईएएस वाला दे सकते हो कि उसने उसके लिए उतनी मेहनत नहीं की है। अगर आप सेम सारी, मतलब एक चपरासी को भी आप लाल बत्ती गाड़ी दे रहे हो, आईएएस को भी गाड़ी दे रहे हो, तो कोई आईएएस बनने के लिए क्यों मेहनत करेगा, है ना? सेम राइट होंगे, सेम फैसिलिटी होंगी, सेम सैलरी होगी, तो क्यों करेगा? तो हमें उनको पुश करने के लिए, उनको एनर्जेटिक करने के लिए फैसिलिटी कम या ज्यादा करनी होती है, उनके स्टेटस को कम या ज्यादा करना होता है, ताकि वो उसके लिए मेहनत करें। अब तो ये था सोसाइटी। अब दूसरी बात है कि ये लोग, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, सोसाइटी हो गया और कल्चर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। प्रशासन में ये लोग परिवार में रहते थे। परिवार का मुखिया कुलपति कहलाता था। कुल यानी ये लोग परिवार के रूप में रहते थे, और परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलपति कहलाता था। कुलपति, ठीक है, कुलपति। तो ये कुल के रूप में रहते थे, मतलब जन के रूप में रहते थे। और जो जन था, देखो क्या हुआ था, जैसे बहुत से लोग आए थे, वो जन के रूप में रहे, और जन में कई कुल हुआ करते थे, कई कुल, जैसे कुल है इतने। तो इन कुल का हर एक जो जन बटे थे किसमें, कुल में, और कुल का जो प्रमुख होता था वो होता था कुलपति। बस ये था, इतना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक बात आई, आप लोग, जब ये लोग पशुपालक ही हैं तो क्या टैक्स लगाएंगे, क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, क्या इनके में सेना होगी, क्या होगा? कुछ भी नहीं था। तो बस छोटा सा प्रशासन, यही मानते हैं कि लोग परिवार को हैंडल करते थे, ये चीज है। अब बताएं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यस, वैदिक काल में। नो सर। ठीक है, सचिन क्लियर है? अल्ताफ? यस सर। सर कुलपति क्या होते थे सर? कुलपति हेड ऑफ फैमिली। अच्छा, एक आदमी था सर? हाँ, एक आदमी कुलपति, मतलब हेड ऑफ फैमिली, मुखिया जिसको बोलते हैं, वो था। तो ये था वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर, ऋग्वैदिक कल्चर खासकर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉड लिमिटेड, गॉड है वो लिमिटेड है। अग्नि, सूर्य और इंद्र, तीन देवता मुख्य हैं, ठीक है। उसके बाद जो यज्ञ होते थे वो भी लिमिटेड होते थे, कम होते थे। और यज्ञ का पर्पस कोई पुनर्जन्म या मोक्ष की प्राप्ति नहीं था। यज्ञ का पर्पस था कि गॉड को खुश करना है या नेचर को खुश करना है। तो इसलिए अग्नि की पूजा इसलिए करते थे कि आग से जानवर भागते थे, डरते थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा फॉरेस्ट में रहते थे, बहुत ज्यादा डेवलप एरिया तो नहीं था। तो आग का, इसलिए ये लोग आग की पूजा करते थे। और सोसाइटी में भी कोई बहुत बड़ा डिवीजन नहीं था। अभी तक जो वर्ण सिस्टम आया था वो काम के आधार पे आया था। एक पिता है वो ब्राह्मण हो सकता है, और बेटा उसका क्षत्रिय हो सकता है, और उसी का भाई शूद्र हो सकता है, काम के आधार पे हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं थी। और बाकी महिलाओं की कंडीशन यहाँ पे अच्छी थी, ठीक है। तो ये चीज है। और तो नेक्स्ट हम लोग कल ही करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे। लेटर वैदिक पीरियड या एरा कल्चर, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक बात ध्यान रखना है, कभी आपको वैदिक कल्चर लिखने को आए तो जो ऋग्वेद है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000 तक लिखा गया। बाकी जितनी चीजें, जैसे उपनिषद है, ब्राह्मण है, स्मृतियां हैं, धर्मसूत्र हैं, जितने भी सारे ग्रंथ हैं, अन्यक हैं, ये सारे के सारे लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए। ऋग वैदिक पीरियड में सिर्फ एक ही लिखा गया, वो है वेद, वो भी ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे के सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। क्लियर है? कभी आप सोचो कि सर ने
ये तो करवाया ही नहीं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। तो ये मत सोचना, ये सारे के सारे लेटर वैदिक पीरियड में है, यानी उत्तर वैदिक काल में, इनकी सबकी यहाँ पर बात होगी। ठीक है, एक फॉर्मेट बस बना लीजिए यहाँ पर कि बस वही है कि टाइम क्या है इनका, और लोकेशन क्या है, और इनका जो वैदिक लिटरेचर यहाँ पे हम करेंगे, वैदिक लिटरेचर यहाँ पे करेंगे कि बहुत सारा लिटरेचर है वैदिक में यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे उनका लाइफ, यानी सोसाइटी, या कह सकते हैं इकोनॉमी, यहाँ हम कुछ बात करेंगे इकोनॉमी की, और यहाँ बात करेंगे कल्चर की, यहाँ बात करेंगे सोसाइटी की, यहाँ बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ बहुत सारी चीजें होंगी, और सबसे ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आए हैं सोसाइटी में, मैक्सिमम चेंजेस यहाँ पे आए हैं, आप देखोगे। जी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम किसी को हो बताएं। नो सर। ठीक है, तो नो सर। हाँ, तो हम लोग मिलते हैं 10:30 बजे टेस्ट के लिए, ठीक है। ओके सर।